हेलो बच्चों, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर की शुरुआत में जो पढ़ते हैं रदरफोर्ड मॉडल, हम आज उसी पर बात करने वाले हैं। तो देखो हम उसमें क्या पढ़ना शुरू करते हैं ना। ये तो खैर एटम का एक पिक्चर का डिजाइन है और हमारी समझाने की कोशिश की गई कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के आसपास इसी तरह के एलिप्टिकल मॉडल में घूमते हैं। बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को लेकर, एक्सपेरिमेंट को लेकर। चलो देखते हैं। सबसे पहले दिमाग में यह आना जरूरी है कि रदरफोर्ड मॉडल जब कोई समझाता है तो उसमें क्या दो बातें याद रखनी होती है। सबसे पहली बात, इसमें गोल्ड का फॉइल, बहुत पतली सी मेम्ब्रेन गोल्ड इस्तेमाल की गई थी। गोल्ड फॉइल AU इस्तेमाल करने की वजह क्या थी? अगर एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन लेते हैं गोल्ड का, उसके ऊपर बहुत सारे पार्टिकल को थ्रो किया जाता था लाइक दिस, दीज आर अल्फा पार्टिकल्स। तो दो बातें पहले बेसिक क्लियर कर ली जाए कि व्हाई गोल्ड फॉइल। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल क्यों किया गया था? वजह थी एक, प्योरिटी। जितना प्योरिटी गोल्ड मेटल में होती है इतनी प्योरिटी और किसी में नहीं था। हम चाहते थे कि एक ही टाइप का एटम मिले। दूसरा, इतना ज्यादा मेलेबल, मेलिएबिलिटी भी तो चाहिए थी। कोई मेटल पतली से पतली मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो पाए, वो मेलेबिलिटी किसके पास थी? गोल्ड के पास। इसलिए गोल्ड फॉइल लिया। दूसरा, अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया गया था। तो सबसे पहली बात, अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन को। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल जो है वो अपने आप में पॉजिटिव है। इन पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया गया था गोल्ड के फॉइल के ऊपर। तो हम जरा और डिटेल में चलें कि अल्फा से क्या मतलब। जैसे एक आपके पास सोर्स है जहां से तीन पार्टिकल निकल रहे हैं, देखो अल्फा, गामा और बीटा। गामा रेडिएशंस न्यूट्रल होते हैं, इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाते हैं। अल्फा पार्टिकल होते हैं पॉजिटिव, इसलिए डाइवर्ट होते हैं नेगेटिव की तरफ, और बीटा पार्टिकल होते हैं खुद नेगेटिव, इसलिए डाइवर्ट होते हैं प्लस की तरफ। अगर हम ये बात समझ गए तो हम इसके लॉजिक और कॉन्सेप्ट पे चलें कि रदरफोर्ड की बात से पहले थॉमसन ने भी तो कुछ कहा था। रदरफोर्ड को ये बात क्यों कहनी पड़ी? उसकी वजह थी कि थॉमसन ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था कि एटम का पिक्चर वाटरमेलन, तरबूज के जैसा होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन बीज की तरह, सीड्स की तरह बिखरे होते हैं। बट हमें पता है कि ये मॉडल सही नहीं था, तो इसलिए रदरफोर्ड की कहानी पर आए। देखो क्या किया रदरफोर्ड ने। गोल्ड फॉइल के ऊपर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स थ्रो किए। ये जो रेस दिखाई दे रहे हैं आपको, वो कैसे हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज अल्फा रे, है ना। हुआ क्या क्या देखने को मिला? चेक करें, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आर पार निकल रहे हैं। अगर मैं एक रफ डाटा से बात करूं कि अगर मैंने यहां से 1 लाख अल्फा पार्टिकल, मतलब 10 की पावर 5 अल्फा पार्टिकल थ्रो किए, तो ऐसा मान के चलो कि मैक्सिमम ऑलमोस्ट पूरे के पूरे 1 लाख, शायद मुश्किल से 10, 20, 50 बचे होंगे, आर पार निकल गए। ये क्या साबित करता है? कि ये जो सीधे सीधे अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, ये इंडिकेट करता है कि एटम का मैक्सिमम हिस्सा खाली है, वैकेंट है, इसलिए अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। लेकिन चेक करो, बीच वाले जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं वो अपना रास्ता देखो यहां से भटक रहे हैं, डाइवर्जन हो रहा है। तो अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डाइवर्ट होते दिखे। जो और ज्यादा करीब गए न्यूक्लियस के, वो इस तरह से डाइवर्ट होने लगे, एंगल बदलने लगा उनका। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एटम का सेंटर एक पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा भी पॉजिटिव है, तो प्लस चार्ज को रिपेल करता पाया गया, इसलिए अल्फा पार्टिकल डाइवर्जन दिखाने लगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई एक अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर लाइन पे चल रहा है सीधा, तो वो पूरा का पूरा 180 डिग्री घूमकर वापस आता है। मतलब 1 आउट ऑफ 1 लाख अप्रोक्सीमेट है, ये अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूं। 1 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल अगर सीधा नहीं जाता, डाइवर्ट नहीं होता और पलटकर वापस आता है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो डायग्राम है, जिस तरह के देखो, ये अलग अलग डायग्राम से समझाते हैं कि कुछ पार्टिकल डाइवर्ट हुए, कुछ इधर डाइवर्ट हुए, अल्फा फेंके, कुछ घूम गए, कितना कम अल्फा पार्टिकल वापस आता है।
इस बात को और एक नजरिए से पेश करें, कैसे? ये रहा, जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटी चीज है। अब इतने छोटे न्यूक्लियस से, इतने छोटे, जैसे यहां पर तो जूम करके थोड़ा उसको बड़ा करके दिखा दिया, लेकिन न्यूक्लियस है बहुत छोटा। तो अगर एटम की रेडियस को देखा जाए यहां तक, ये तो बहुत बड़ा आ रहा है और न्यूक्लियस बहुत छोटा है, तो कहते हैं ना कि रेडियस ऑफ एटम को अगर कहा जाए तो वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। एटम बड़ा है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितने का फर्क है दोनों में? 10⁻10 10⁻5, मतलब डिफरेंस है 10⁻5 का। ये इंडिकेट करता है कि एटम 1 लाख टाइम्स बड़ा होता है और न्यूक्लियस 1 लाख टाइम्स छोटा होता है। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज सॉलिड सेंटर है। न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज सॉलिड सेंटर है एटम का, जिसके अंदर एटम का सारा मास इकट्ठा होता है। तो पूरे प्रैक्टिकल के बाद रदरफोर्ड को क्या फील हुआ उस पर आते हैं। रदरफोर्ड का कहना था कि एटम का सेंटर है न्यूक्लियस, जो कि अपने आप में एक पॉजिटिव चार्ज सॉलिड सेंटर है, जिसमें एटम का सारा मास इकट्ठा होता है, ठीक। और न्यूक्लियस के अलावा बाकी हिस्से को उसने कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब जो न्यूक्लियस के अलावा है। वो रीजन है क्या? उसने कहा था ये खाली जगह है, वैकेंट स्पेस है अराउंड न्यूक्लियस, वो जगह जहां पर एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर पाथ में घूमता है। दिमाग में रखिएगा कि रदरफोर्ड मॉडल ने यह कंसीडर किया था कि एटम का सेंटर प्लस और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन उसके आसपास कहीं घूमते हैं, सर्कुलर पाथ में बोलते हैं, ठीक। तो ये है अपना रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। थैंक यू।